अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको। 29 दिसंबर 1998 साल खत्म होने ही वाला था। शहर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में एक आम सी सुबह थी। लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर निकल रहे थे। बैंक के कर्मचारी और ग्राहक भी अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर में वहां क्या होने वाला है। उस दिन एक आदमी था जिसने कुछ ही समय पहले एक और बैंक लूटा था। अब वह दूसरी बार पैसे निकालने के लिए तैयार था, लेकिन यह विड्रॉल एटीएम से नहीं होने वाला था। इस बार यह सीधा बैंक काउंटर से बंदूक की नोक पर होने वाला था। वह आदमी बैंक में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो बड़े आराम से, जैसे सब कुछ सामान्य हो, सीधा काउंटर तक गया और कैशियर से बोला, कैश ड्रॉअर में जितना भी पैसा है सब दे दो। बैंक की ट्रेनिंग के हिसाब से टेलर ने बिना बहस किए पैसे दे दिए। ऐसे हालात में टकराव से बचना ही सबसे सुरक्षित तरीका होता है। पैसों के साथ उसने एक ऐसा बंडल भी रख दिया जिसमें 2.5 पैक लगा हुआ था, जो थोड़ी देर बाद फटकर पैसों पर रंग फैला देता। 2.5 पैक एक छोटा पैकेट होता है जो बैंक के पैसों में छुपा दिया जाता है। जब कोई चोर पैसे लेकर भागता है तो ये पैकेट फट जाता है और पैसे पर रंग लग जाता है। इससे चोरी हुए पैसे बेकार हो जाते हैं और पुलिस को चोर पकड़ने में आसानी होती है। लुटेरा बिना कोई शोर किए जैसे आया था वैसे ही निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, बैंक से तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। क्योंकि बैंक लूट एक फेडरल क्राइम है, इसलिए एफबीआई को भी फौरन सूचना दी गई। एफबीआई के स्पेशल एजेंट्स स्कॉट कैंपबेल और जॉन टैनबर्ग तुरंत केस संभालने पहुंचे। एजेंट टैनबर्ग के लिए यह कॉल बस एक और रूटीन केस जैसा ही था। उस समय अल्बुकर्की बैंक लूट के लिए बदनाम था। 90 के दशक के आखिर में यहां हर साल लगभग 90 से 100 बैंक डकैती की घटनाएं होती थीं। लेकिन टैनबर्ग को यह नहीं पता था कि यह केस बाकी सबसे बिल्कुल अलग होने वाला है। बैंक के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो सबने एक ही बात कही। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि कई लोगों को तो यह भी समझ नहीं आया कि बैंक लूट लिया गया है। न कोई गोली चली, न कोई चिल्लाहट हुई। टेलर को भी उस आदमी के बारे में ज्यादा याद नहीं था। जो विवरण मिला वह भी बहुत साधारण था। एक गोरा या शायद हिस्पैनिक आदमी, काले बाल, औसत कदकाठी, चेहरे पर सनग्लासेस और सिर पर एक साधारण सी कैप। न कोई खास कपड़े, न कोई पहचान का निशान। एफबीआई की फोरेंसिक टीम ने टेलर काउंटर और दरवाजों को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन उन्हें न तो कोई इस्तेमाल करने लायक फिंगरप्रिंट मिला और न ही कोई ठोस सबूत। अब एफबीआई के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, बैंक के सर्वेलेंस कैमरे। हर बैंक में ये सुरक्षा का सबसे अहम साधन होते हैं। कभी कभी कैमरों की क्वालिटी अच्छी होती है और कभी कभी बिल्कुल बेकार। इस केस में कैमरों की क्वालिटी बेहद खराब थी। फुटेज में वो आदमी दिख तो रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था। दोनों बैंक लूट की रिकॉर्डिंग मिली, लेकिन उनमें कोई साफ तस्वीर नहीं थी। कोई ऐसा एंगल नहीं था जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दे। बस उसकी टोपी का ऊपरी हिस्सा दिखा, लेकिन चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। उस लुटेरे ने एक ही दिन में 2 अलग अलग बैंक लूटे और फिर गायब हो गया। उसने न तो कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा, न कोई सबूत। उसने बैंक के सर्वेलेंस सिस्टम को भी बेकार कर दिया था। एफबीआई के पास उसकी पहचान करने का कोई तरीका नहीं था। जांच से इतना साफ हो गया कि यह आदमी अल्बुकर्की में पहले कभी किसी बैंक लूट में शामिल नहीं था। उसका कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिला। एफबीआई को शक हुआ कि शायद ये कोई बाहर से आया हुआ शख्स है जो कुछ दिन के लिए शहर में आया था और मौका देखकर लूट को अंजाम दे गया। एजेंट्स ने इलाके की पूरी तरह से जांच शुरू कर दी। बैंक के आसपास के हर घर में जाकर उन्होंने पूछताछ की। शायद कोई उसे भागते हुए देख पाया हो या किसी ने उसकी गाड़ी की कोई झलक देखी हो। और यहीं से पहली बड़ी जानकारी मिली। एक गवाह सामने आया। वो बैंक की पिछली गली में रहने वाला पड़ोसी था। उसने बताया कि उसने एक आदमी को बैंक से भागते हुए देखा था। वो आदमी गली में मुड़कर गायब हो गया। फिर उसने देखा अचानक लाल धुआं उठता है। एफबीआई को तुरंत समझ में आ गया कि ये वही 2.5 पैक था जो नकदी के साथ गया था और अब फट चुका था। गवाह ने सिर्फ उस आदमी को देखा ही नहीं, बल्कि उसने वो गाड़ी भी देखी जिसमें वो भागा था। और सबसे अहम बात, उसने गाड़ी का पूरा नंबर प्लेट भी नोट कर लिया था। गाड़ी निवाडा राज्य में रजिस्टर्ड थी। ये बात एफबीआई के शक को और पुख्ता कर देती है। अब उन्हें यकीन हो गया था कि लुटेरा अल्बुकर्की का रहने वाला नहीं है। एफबीआई ने उस नंबर प्लेट को अपने सिस्टम में चेक किया। गाड़ी का मालिक और उसका रजिस्टर्ड पता सामने आया, लेकिन वो पता किसी घर का नहीं था, बल्कि लास वेगास स्ट्रिप के पास एक मोटल का था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया हो। एफबीआई को लगा कि शायद वे फिर से एक बंद रास्ते पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने नंबर प्लेट को क्रेडिट ब्यूरो के रिकॉर्ड से मिलाया। यहीं से उन्हें एक नई जानकारी मिली। गाड़ी पर लिया गया लोन एक और पते से जुड़ा था, इस बार वायोमिंग में। एफबीआई ने तुरंत वहां के एक एजेंट को भेजा। एजेंट गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक से मिला और उससे सीधा सवाल किया, 29 दिसंबर को बैंक लूट वाले दिन आप कहाँ थे? वो आदमी शांत था। उसने कहा, मैं यहीं था, वायोमिंग में, पोस्टल वर्कर की नौकरी के इंटरव्यू में। उसके इस बयान की पुष्टि उसके इंटरव्यू लेने वाले सुपरवाइजर ने भी कर दी। वो आदमी सीधा साधा निकला। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसे ये तक नहीं पता था कि उसकी गाड़ी एल्बुकर्की में बैंक डकैती से जुड़ी हुई है। फिर उसने एक अहम बात बताई, उस गाड़ी पर अब उसका कोई अधिकार नहीं था। गाड़ी उसकी एक्स वाइफ कार्लिटा के पास थी, जो एल्बुकर्की में ही रहती थी। एफबीआई ने कार्लिटा को ढूंढ निकाला और उससे सवाल किए। उन्होंने पूछा, लूट वाले दिन गाड़ी कहाँ थी? क्या किसी और के पास उसकी डुप्लीकेट चाबी थी? कार्लिटा ने बताया कि लूट के दिन वो खुद काम पर थी। उसने कहा कि उसका परिवार बड़ा है और रिश्तेदार अक्सर गाड़ी ले जाते रहते हैं। उसे ये भी पता नहीं था कि उस दिन गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी या नहीं। लेकिन कार्लिटा ने एक छोटी सी बात बताई, जब उसने गाड़ी ली तो उसमें पेट्रोल पहले से कम था। कार्लिटा ने एफबीआई को गाड़ी की तलाशी लेने की इजाज़त दे दी। एफबीआई को उम्मीद थी कि शायद उन्हें गाड़ी के अंदर रेड डाई के निशान मिलेंगे, क्योंकि उन्हें याद था कि बैंक से निकली नकदी पर डाई पैक फटा था। लेकिन गाड़ी की पूरी जांच के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब सवाल खड़ा हो गया, क्या गवाह ने नंबर प्लेट गलत पढ़ा था? संभव था, लेकिन एफबीआई एजेंट्स के मन में कार्लिटा की बातों को लेकर अब भी शक था। शायद वो सच बोल रही थी, लेकिन जो कुछ उसने बताया वो सब कुछ बहुत ज्यादा संयोग वाला लग रहा था। एक गाड़ी जो निवाडा में रजिस्टर्ड थी और उसी दिन एल्बुकर्की में बैंक लूट की गाड़ी के तौर पर देखी गई थी, ये इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब तक कोई ठोस सबूत कार्लिटा को इन डकैतियों से नहीं जोड़ पाया था, लेकिन एफबीआई ने उसे अपने शक के दायरे से बाहर भी नहीं किया। वो अब भी उनकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनी रही। धीरे धीरे सारी जांच की कड़ियां खत्म होने लगी। कोई नया सबूत नहीं मिला, न ही कोई नया गवाह। केस ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन कुछ महीनों बाद वो रहस्यमयी लुटेरा फिर सामने आया। इस बार वो पहले से ज्यादा तेज था और पहले से ज्यादा खतरनाक। मार्च 1999 के मध्य से मई के अंत तक लगभग 6 बैंक लूटे गए। उसका तरीका वही था, अंदर घुसो, पैसे लो और बिना किसी शोर शराबे के निकल जाओ और पीछे कोई सबूत न छोड़ो। एफबीआई के पास जो भी गवाहों के बयान, सर्वेलेंस फुटेज और बैंक कर्मचारियों के डिस्क्रिप्शंस थे, उनसे अब यह साफ हो गया था कि एल्बुकर्की में एक सीरियल बैंक रॉबर सक्रिय है। पुलिस और एफबीआई दोनों के लिए यह अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं रहा था, ये खतरे की घंटी थी, क्योंकि अब लुटेरा और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था। स्पेशल एजेंट जॉन टैनबर्ग के मुताबिक अब वो सिर्फ पैसे मांगता नहीं था, वो काउंटर के अंदर तक घुस जाता और खुद टेलर्स को अलग अलग ड्रॉर्स से पैसा निकालने को मजबूर करता। कई बार उसका बर्ताव हिंसक हो जाता था। एजेंट्स को डर था कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो कोई घायल हो सकता है, या शायद इससे भी बुरा। कुछ गवाहों ने तो ये तक कहा कि ऐसा लगता था जैसे वो नशे में हो। वो बेवजह लोगों के साथ धक्का मुक्की करता और कई बार अपनी बंदूक भी निकाल लेता। एक बार तो उसने बैंक के कर्मचारियों से कहा कि जो पैसे वो ले जा रहा है वो मैक्सिको में भूखे बच्चों की मदद के लिए है। जून में हुई एक लूट के बाद एफबीआई को उसकी सर्वेलेंस फोटोज मिली। ये अब तक की सबसे साफ तस्वीरें थीं। अभी भी उनके पास कोई ठोस फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें एक बड़ी उम्मीद थीं। एफबीआई ने फैसला किया कि अब इस केस में जनता की मदद लेनी होगी। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। खबरें अखबारों में छपने लगीं, टीवी पर उसकी तस्वीरें दिखने लगीं और लोग क्राइम स्टॉपर्स पर कॉल करके टिप्स देने लगे। इस लुटेरे का पैटर्न भी साफ था। वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एल्बुकर्की में ही वार करता था और कई बार एक ही इलाके को बार बार निशाना बनाता। एफबीआई ने उसी इलाके के बैंकों पर निगरानी बढ़ा दी। उन्हें उम्मीद थी कि अगर ये आदमी फिर लौटेगा तो इस बार वो जाल में फंस सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास ठोस जानकारी नहीं थी। अब उन्हें किस्मत के सहारे ही खेलना पड़ रहा था। हर एक टिप को फॉलो किया गया, लेकिन कोई भी सुराग काम का नहीं निकला। इस बीच लुटेरे की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अब उसे पकड़ना एफबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और यह निराश करने वाला था जब आप अपनी पूरी ताकत झोंक दें और फिर भी उस आदमी का नाम तक न पता चले। वो हर बार ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। न फिंगरप्रिंट्स, न सबूत, बस सन्नाटा। अब एफबीआई को जनता की मदद चाहिए थी,
लेकिन सवाल ये था, लोगों का ध्यान इस केस पर कैसे खींचा जाए। एफबीआई की बैंक रॉबरी स्क्वाड को इसका एक पुराना तरीका मालूम था, लुटेरे को एक निकनेम देना। ऐसे नाम अक्सर मीडिया की नज़र पकड़ते हैं और फिर आम लोग भी केस को लेकर सजग हो जाते हैं। इस केस को नाम मिला रॉबिन द हुड, क्योंकि लुटेरे का दावा था कि वो पैसे भूखे बच्चों को देने के लिए चुरा रहा है। हर नई डकैती के साथ मीडिया इस कहानी को और जोर शोर से चलाता गया और हैरानी की बात, खुद लुटेरा भी इस नाम का मजा लेने लगा था। कई बार तो उसने टेलर्स से सीधा कहा, पता है मैं कौन हूं, मैं रॉबिन द हुड हूं। लेकिन एफबीआई को इस पर यकीन नहीं था। एजेंट्स का मानना था कि बाकी बैंक रॉबर्स की तरह वो भी ये पैसा ड्रग्स या अपनी गंदी जिंदगी के लिए उड़ा रहा है। जो भी सच हो, ये लुटेरा बहुत चालाक था, कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। अब एजेंट्स के पास बस यही रास्ता था, वो इंतजार करें कि अगली बार वो कहाँ वार करता है। अब तक वो 14 बैंक लूट चुका था और उसके खिलाफ बस एक कड़ी बची थी, कार्लिटा की गाड़ी। स्पेशल एजेंट स्कॉट कैंपबेल अब भी कार्लिटा से जुड़े हुए थे। पिछले 8 महीनों में उन्होंने उससे 5 से 6 बार बात की थी। एजेंट कैंपबेल के मन में शक साफ था, या तो कार्लिटा इस सब में किसी तरह शामिल है या फिर उसके पास ऐसा सुराग है जो इस केस को खोल देगा। और फिर अगस्त 1999 में ये केस अचानक करवट लेता है। कार्लिटा, जो उस वक्त 8 महीने की गर्भवती थी, ने खुद एजेंट कैंपबेल को कॉल किया। उसने कहा, हमें बात करनी है, मेरे पास ऐसी जानकारी है जिससे ये पूरा केस सुलझ सकता है। कार्लिटा ने बताया कि असली लुटेरा उसका पति बायरन चबक है। उसने कहा कि वो सारी बातें आमने सामने बताएगी। कैंपबेल ने अगले दिन सुबह उसके अपार्टमेंट में मिलने का समय तय किया। एफबीआई ने तुरंत बायरन चबक का रिकॉर्ड निकाला। पता चला कि उसका अतीत काफी खतरनाक था। वो अल्बुकर्की की कुख्यात ब्रू टाउन गैंग से जुड़ा था और उसका स्वभाव भी हिंसक था। कार्लिटा ने बताया कि वो अब इसलिए बोल पा रही है क्योंकि बायरन अब सेंट लुइस चला गया है। एजेंट्स ने उसे सुरक्षित जगह पर इंटरव्यू देने की पेशकश की, लेकिन कार्लिटा ने मना कर दिया। उसका कहना था कि अब कोई खतरा नहीं है। वो खुद उसके साथ थी जब बायरन ने अपना ट्रक पैक किया और शहर छोड़ दिया। कार्लिटा को पूरा यकीन था कि अब वो सुरक्षित है, इसलिए उसने चाहा कि इंटरव्यू उसके अपार्टमेंट में ही हो। लेकिन एजेंट्स सतर्क थे। अपार्टमेंट में घुसने से पहले एजेंट कैंपबेल ने कार्लिटा को फोन किया। उससे पूछा, क्या बायरन आसपास तो नहीं है? पिछली रात के बाद से कोई नई जानकारी? जब उन्हें यकीन हो गया कि बायरन वहां नहीं है, तब उन्होंने अपने डिस्पैच को एड्रेस भेजा और अपार्टमेंट की ओर बढ़े। जैसे ही एजेंट टैनबर्ग और कैंपबेल अंदर गए, उन्होंने पूरे कमरे पर एक तेज नजर डाली ताकि यकीन हो सके कि वहां कोई और नहीं है। कार्लिटा ने बैंक की सर्वेलेंस तस्वीरें देखते ही कह दिया, ये बायरन ही है। उसने बताया कि बायरन ब्रू टाउन गैंग का हिस्सा है और हाल के दिनों में उसका व्यवहार और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। फिर कार्लिटा ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे अपनी जान का डर है और अपने होने वाले बच्चे का भी। उसने एजेंट से विनती की, उसे जल्दी गिरफ्तार करो, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। कार्लिटा ने बताया कि बायरन ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर किसी ने पुलिस से बात की तो उसकी गैंग उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। एफबीआई को अब यकीन हो गया कि केस सही दिशा में बढ़ रहा है। अब तक बायरन ने अल्बुकर्की में 14 बैंक लूटे थे। पुलिस और एफबीआई उसकी पहचान के लिए जूझ रही थी, लेकिन कार्लिटा की गवाही के बाद उन्हें आखिरकार असली सुराग मिल गया। कार्लिटा को लगता था कि अब वो सुरक्षित है क्योंकि बायरन अब शहर में नहीं था, लेकिन कार्लिटा गलत थी। इंटरव्यू के बीच में ही अचानक बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। कार्लिटा खिड़की से देखती है और घबराकर कहती है, वो आ गया है, यही है। एजेंट्स तुरंत समझ जाते हैं कि बायरन लौट आया है। वो जानते हैं कि वो खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे जल्दी से बेडरूम में छुप जाते हैं। कैंपबेल कहते हैं, हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगर वो आ गया तो हम बिना वारंट के भी उसे पकड़ लेंगे। एजेंट्स अपनी बंदूकें तैयार रखते हैं। कैंपबेल कहते हैं, मैं बायरन को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कार्लिटा भी उसे बता रही थी कि हम अंदर हैं। कैंपबेल को लगता है कि अब वो अंदर घुस सकता है। वो बेडरूम की दीवार की दिशा में 2 गोलियां चलाते हैं ताकि बायरन रुक जाए। कुछ देर गोलीबारी होती है और फिर चुप्पी छा जाती है। कैंपबेल को लगता है कि बायरन अब रीलोड कर रहा है। अगर वो अंदर आता तो एजेंट्स तैयार थे। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखती है। कैंपबेल ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में उसे एहसास होता है कि ये बायरन नहीं बल्कि कार्लिटा है। वो तुरंत हाथ रोक लेता है। तुम ठीक हो? कैंपबेल पूछता है। कार्लिटा डरते हुए सिर हिलाती है। हाँ, मैं ठीक हूं,
एजेंट्स पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन बायरन वहां नहीं होता। वो भाग चुका था। कैंपबेल कहते हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतनी गोलियां चलीं, लेकिन हमें या कार्लिटा को कोई चोट नहीं आई। एक गोली तो कार्लिटा के सिर के बेहद करीब से गुजरी थी। अब सवाल था, बायरन कहाँ गया? एजेंट्स को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया क्योंकि अपार्टमेंट में रहना ज्यादा सुरक्षित था। FBI ने तुरंत लोकल पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में एल्बुकर्की पुलिस डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। पुलिस ने तुरंत FBI एजेंट्स के साथ मिलकर पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया। चारों ओर पुलिस ने एक पेरीमीटर बना दिया और एजेंट्स ने उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। इसके बाद FBI एजेंट्स कार्लिटा को लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। कार्लिटा, जो 8 महीने की गर्भवती थी, को सीधा अस्पताल भेजा गया ताकि उसका मेडिकल चेकअप किया जा सके। उधर पुलिस ने मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों से पूछा कि क्या किसी ने बायरन चबक को भागते हुए देखा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सबसे हैरानी की बात यह थी, बायरन की गाड़ी अब भी बाहर खड़ी थी। एल्बुकर्की पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस डिवीजन के प्रभारी लेफ्टिनेंट टेरी वॉर्ड ने साफ कहा, यह साफ था कि मामला अब शांति से खत्म नहीं होगा। बायरन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, पुलिस के साथ उसकी हिंसक झड़पें और अभी FBI एजेंट्स से उसकी मुठभेड़ सब बता रहे थे कि अब ये उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। और तभी एक अफसर ने बायरन को उसी बिल्डिंग के एक और अपार्टमेंट की खिड़की पर देखा। बायरन अब कार्लिटा के अपार्टमेंट से सिर्फ 2 दरवाजे दूर था। पूरी बिल्डिंग घेर ली गई, लेकिन बायरन ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने अपने सबसे अनुभवी नेगोशिएटर को बुलाया। उन्होंने बार बार कोशिश की बायरन को समझाने की, उससे बात करने की, ताकि वो शांतिपूर्वक सरेंडर कर दे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि बायरन धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां कुछ देर पहले FBI एजेंट्स पर गोलियां चली थीं। 3 घंटे तक टेंशन बनी रही और फिर अचानक बायरन ने कार्लिटा के अपार्टमेंट से बाहर भागने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत बीन बैग राउंड चलाया। ये एक नॉन लीथल हथियार है जो आदमी को घायल नहीं करता, लेकिन उसे बेहोश कर देता है। अद्भुत रूप से इस पूरी गोलीबारी और स्टैंड ऑफ में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। बायरन चबक को गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे FBI ऑफिस ले जाया गया। उसने 14 बैंक लूटने और फेडरल एजेंट्स पर हमला करने के आरोपों में गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे 40 साल की सजा सुनाई, लेकिन एजेंट्स को उसके पास से बहुत कम पैसे मिले। FBI को कभी यकीन नहीं हुआ कि उसने ये पैसे भूखे बच्चों को खिलाने के लिए लूटे थे। एक एजेंट ने कहा, जब हमने बायरन को अच्छे से जाना तो साफ हो गया कि ये आदमी किसी बच्चे की मदद नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी नशे की लत पूरी करना चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बायरन चबक को 40 साल की सजा मिली थी, लेकिन उसका इरादा ये सजा काटने का नहीं था। 21 दिसंबर 2000 बायरन ने अदालत में एक नई चाल चली। उसने कहा कि वो अपने कोर्ट अपॉइंटेड वकीलों को हटाना चाहता है और अपना गिल्टी प्ली वापस लेना चाहता है। ये सिर्फ एक कानूनी चाल नहीं थी, ये उसकी अगली योजना का पहला कदम था, क्योंकि अब उसे अदालत में दोबारा लाया जाना था। और वहीं से शुरू होती है बायरन चबक की सबसे खतरनाक योजना। US मार्शल सीनियर इंस्पेक्टर एरिक नबोर बताते हैं, उस दिन कोर्ट की सुनवाई के बाद बायरन को सेंटा फे काउंटी के सेंटा फे करेक्शनल फैसिलिटी वापस ले जाया जा रहा था। लेकिन बायरन चबक पहले से ही अपनी अगली चाल की तैयारी कर चुका था। उसके पास हथकड़ी खोलने की चाबी थी, जो उसने कब और कैसे हासिल की, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। जैसे ही जेल वैन ने हाईवे पकड़ा, बायरन ने चुपचाप अपनी हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खोल ली और फिर अचानक उसने वैन की खिड़की को जोरदार लात मारकर तोड़ डाला। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही बायरन आधा शरीर बाहर निकाल चुका था। वैन के ड्राइवर को एक तेज आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे किसी और गाड़ी से टक्कर हो गई हो, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर से देखा तो नजारा अलग था। बायरन खिड़की से बाहर लटक रहा था और भागने ही वाला था। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था और बाकी कैदियों को छोड़कर उसका पीछा करना नामुमकिन था। 21 दिसंबर 2000 बायरन चबक अब एक सज्जायाफ्ता अपराधी से फरार अपराधी बन चुका था। करेक्शनल ऑफिसर्स ने उस पर फायरिंग भी की, लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर नबोर कहते हैं, हमें नहीं लगता कि वो किसी भी गोली से घायल हुआ। अब एल्बुकर्की पुलिस ने एक विशाल मैनहंट शुरू कर दिया। सैकड़ों पुलिस अफसर, खोजी कुत्ते, हेलीकॉप्टर्स, घर घर तलाशी, हर कोना छान मारा गया। एक हेलीकॉप्टर एरियल ग्रिड पैटर्न में उड़ान भर रहा था ताकि जरा भी इलाका छूट न जाए। अब तक सबको पता था
बायरन चबक बेहद खतरनाक इंसान है। एफबीआई को अंदाजा था कि इतना डेस्परेट आदमी कुछ भी कर सकता है। उसे जल्दी पकड़ना जरूरी था, वरना कोई निर्दोष इंसान उसकी वजह से खतरे में पड़ सकता था। लेकिन घंटों बीतते गए, बायरन का कोई सुराग नहीं मिला। अब एजेंसियों को सर्च एरिया बढ़ाना पड़ा। 6 अलग अलग एजेंसियां मिलकर इलाके को लॉकडाउन करने लगीं। रोड ब्लॉक्स लगाए गए, हर गली हर घर की तलाशी ली गई, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। बायरन कहीं नहीं मिला। और तभी एक महिला ने पुलिस को कॉल किया। उसने बताया कि उसके साथ कारजैकिंग हुई है। महिला ने बताया कि एक आदमी जिसका हुलिया बिल्कुल बायरन से मिलता था, उसे कार में बैठाकर शहर के बाहरी इलाके तक ले गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसने महिला को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। महिला ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया बायरन क्या पहने हुए था, वो किस समय और किस जगह उसे छोड़कर गया, सब कुछ। अब सारा फोकस उसी इलाके पर कर दिया गया। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, बायरन फिर गायब हो चुका था। रात 9 बजे आखिरकार मैनहंट को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। अब तक इतना वक्त बीत चुका था कि साफ था, बायरन सैकड़ों मील दूर निकल चुका हो सकता था। उस रात जब कोई सुराग नहीं मिला, एफबीआई ने अपनी रणनीति बदल दी। अब यह सिर्फ एक मैनहंट नहीं था, बल्कि एक बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बायरन के परिवार वालों, उसकी गैंग के सदस्यों और पुराने जानकारों से पूछताछ शुरू की। सबको यकीन था बायरन अकेले कहीं नहीं छिपा हो सकता, उसे जरूर किसी की मदद मिल रही थी। लेकिन एजेंट्स को हर जगह बस इनकार और चुप्पी ही मिली। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं पता, एक गैंग मेंबर ने पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए कहा। ब्रू टाउन गैंग जिससे बायरन जुड़ा था, किसी भी हालत में अपने आदमी को नहीं सौंपने वाले थे। बायरन के हिंसक और बेकाबू स्वभाव को देखते हुए यूएस मार्शल सर्विस ने उसे टॉप 15 मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। इंस्पेक्टर कहते हैं बायरन अब इतना मोटिवेटेड था कि वो दोबारा कभी पकड़ा ना जाए। वो कुछ भी कर सकता था, जान बचाने के लिए या किसी और की जान लेने के लिए। अब एफबीआई ने उसकी गैंग के हर हैंगआउट स्पॉट पर नजर रखनी शुरू की। हर उस जगह को ऑब्जर्व किया गया जहां उसके साथी आते जाते थे। सड़क पर लोगों से बात की गई, हर छोटी से छोटी हलचल पर नजर रखी गई। इसी के साथ साथ एफबीआई ने पूरे देश के बैंक रॉबरी केसेस पर नजर रखनी शुरू कर दी, शायद बायरन फिर से वार करे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, पूरा 1 हफ्ता बीत गया और कोई हलचल नहीं हुई। बायरन जैसे गायब हो गया था। लेकिन एक चीज सबको पता थी, बायरन को ड्रग्स की लत थी। वो मेथाम्फेटामाइन लेता था, एक ऐसा ड्रग जो इंसान को खतरनाक, आक्रामक और पागलपन की हद तक बेपरवाह बना देता है। और अपनी ये आदत पूरी करने के लिए उसे फिर से कैश चाहिए था। एफबीआई को यकीन था बायरन दोबारा बैंक लूटेगा और वही मौका होगा जब वो उसे पकड़ पाएंगे। बायरन अब एफबीआई की टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। उसे पकड़ना जरूरी था, किसी भी कीमत पर। हालांकि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि बायरन अब अमेरिका में नहीं है। एल्बुकर्की पुलिस डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट टेरी वॉर्ड कहते हैं उसके मेक्सिको में कनेक्शंस थे, वो आसानी से वहां भाग सकता था। मुझे नहीं लगता कि वो अल्बुकर्की में छुपा होगा, क्योंकि अब उसकी शक्ल और नाम सब पहचानते थे। लेकिन फिर अचानक 16 जनवरी 2001 को उसकी पिछली लूट से पूरे 1 साल और 5 महीने बाद बायरन चबक वापस लौट आया, और इस बार सीधा अपने पुराने इलाके में। एक ही दिन में उसने एल्बुकर्की के 6 बैंक लूट लिए। सिर्फ 1 हफ्ते बाद वो फिर लौटा, 2 दिन में 3 बैंक लूट लिए। हर बार जब वो टेलर के पास जाता, उसका अंदाज एक जैसा होता, जल्दी करो, पैसे बैग में डालो। स्पेशल एजेंट जॉन टैनबर्ग, जो इस केस पर शुरू से लगे हुए थे, कहते हैं बायरन बहुत ही बेपरवाह किस्म का लुटेरा था। वो उन्हीं बैंकों को दोबारा लूटता जहां पहले भी वार कर चुका था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वहां के लोग उसे पहचान सकते हैं। हर बार वो कहता, मैं रॉबिन द हुड हूं, और हर बार पुलिस और एफबीआई के हाथ खाली रह जाते। न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई साफ सीसीटीवी फुटेज, न कोई सबूत। जैसे जैसे लूट की घटनाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे बायरन और ज्यादा बेखौफ हो गया। अब वो पुलिस और एजेंसियों का मजाक उड़ाने लगा था। एफबीआई को हर लूट के बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिलता था, और ये घटनाएं अब लगातार हो रही थी। बायरन अब सिर्फ एक लुटेरा नहीं रहा, वो एल्बुकर्की का एक नाम बन चुका था। पूरे शहर में उसकी तलाश की जा रही थी। हर रात उसकी तस्वीरें लोकल न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती थी। क्राइम स्टॉपर्स के नंबर, पोस्टर और रिवॉर्ड की घोषणाएं, हर जगह वही बायरन। एफबीआई को सैकड़ों कॉल्स आती, शायद वो यहीं है, शायद मैंने उसे देखा है। लेकिन हर सुराग बेकार निकलता।
FBI को शक था कि बायरन को उसकी ब्रू टाउन गैंग की मदद मिल रही है। ये कोई आम गैंग नहीं थी, ये बेहद खतरनाक और वफादार लोग थे। इनके पास ऐसा नेटवर्क था जो बायरन को छुपा भी सकता था और अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस से भिड़ भी सकता था। अब एल्बुकर्की की पुलिस और FBI पूरा शहर छान रही थी। बायरन, जो एक हिंसक बैंक लुटेरा था और जेल से भाग चुका था, फिर से बेकाबू हो चुका था। अब कई एजेंसियां मिलकर उसके पीछे लगी हुई थीं। US मार्शल्स सीनियर इंस्पेक्टर एरिक नबोर कहते हैं, एल्बुकर्की पुलिस, FBI और US मार्शल सर्विस तीनों ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई ताकि हम अपनी ताकतें जोड़कर बायरन को पकड़ सकें। यह अब सिर्फ एक केस नहीं था, ये 3 एजेंसियों की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद बायरन बैंक लूटता जा रहा था और हर बार बच निकलता था। जांचकर्ताओं ने बायरन के कई जानकारों के फोन टैप किए। कुछ कॉल्स से लगा कि शायद बायरन मेक्सिको भाग गया है। FBI ने बॉर्डर पेट्रोल और मैक्सिकन फेडरल पुलिस को अलर्ट कर दिया, लेकिन फिर कुछ और कॉल्स इंटरसेप्ट हुई जिनसे पता चला कि शायद वो वापस अल्बुकर्की में है। लोकेशन साफ नहीं थी, बस इशारे थे। इसके बावजूद पुलिस और FBI ने ब्रू टाउन गैंग पर दबाव बनाए रखा। सबको साफ बता दिया गया, जब तक बायरन पकड़ा नहीं जाता किसी को चैन नहीं मिलेगा। और यह दबाव आखिरकार काम कर गया। 5 फरवरी 2001 की सुबह एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर एक लिफाफा पहुंचा। वो चिट्ठी खुद बायरन चबक की थी। एल्बुकर्की के 94 रॉक रेडियो स्टेशन के मॉर्निंग शो पर DJ TJ ट्राउट कहते हैं, जब हमने वो चिट्ठी खोली तो हम दंग रह गए। सच कहूं तो हमें झटका लगा। ये सच में बायरन की चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में बायरन ने अपनी सरेंडर करने की कुछ शर्तें रखी। वो चाहता था कि उसे 94 रॉक पर इंटरव्यू का मौका मिले। वो कुछ पुलिस अफसरों के खिलाफ आरोप लगाना चाहता था। उसका कहना था कि उन्होंने उसके साथ गलत किया और उसकी गर्भवती पत्नी को मारने की कोशिश की। बायरन चाहता था कि यह सब पब्लिक तक पहुंचे। अगर ऐसा होता तो वो शांतिपूर्वक सरेंडर कर देता। DJ ट्राउट कहते हैं, हमें नहीं पता था कि यह असली चिट्ठी है या कोई मजाक। मैंने ऑन एयर आकर वो चिट्ठी पढ़ी और कहा, अगर तुम सच में वही हो तो इस नंबर पर कॉल करो। कुछ ही सेकंड बाद फोन बजा। ट्राउट रिसीवर उठाते हैं। हेलो, क्या तुम सुन सकते हो? बायरन की आवाज आती है। हाँ, सुन सकता हूं। ट्राउट ने पूछा, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? बायरन बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बायरन की आवाज घबराई हुई थी। वो बार बार कह रहा था, ऊपर हेलीकॉप्टर है, ये मुझे देख रहे हैं। ये फेडरल वाले, मार्शल्स, पुलिस सब झूठे हैं। इन लोगों ने मेरे घर पर गोली चलाई थी जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। कॉल का अंत चौंकाने वाला था। ट्राउट ने पूछा, क्या हम तुमसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं? बायरन ने जवाब दिया, नहीं। सुन भाई, मेरे पास मशीन गन्स है, मैं हर तरफ से तैयार हूं। जो होगा देखा जाएगा। अब साफ हो गया था, बायरन लड़ाई के लिए तैयार है। रेडियो स्टेशन ने तुरंत FBI को यह कॉल रिपोर्ट कर दी। एक एजेंट कहते हैं, मुझे लगता है बायरन ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा था। उसे लोगों की नज़रों में रहना पसंद था। जब कोई अपराधी सामने आता है और मीडिया में रहने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि तब हमारे पास ऐसे सुराग होते हैं जिनसे हम उसे पकड़ सकते हैं। सबसे मुश्किल वो अपराधी होते हैं जो पूरी तरह छुप जाते हैं। और इस बार बायरन की यही आदत उसके लिए मुसीबत बन गई। जो चिट्ठी उसने रेडियो स्टेशन को भेजी थी, उस पर फोरेंसिक टीम को उसके फिंगरप्रिंट मिल गए। अब यह पक्का हो गया था, चिट्ठी असली थी और बायरन ने ही भेजी थी। इसके बाद जांच टीम ने रेडियो स्टेशन की CCTV फुटेज देखी। पहली ही नज़र में साफ हो गया, चिट्ठी लेकर आने वाला आदमी बायरन नहीं था। बायरन का चेहरा सबको पता था और कैमरे में जो दिख रहा था वो कोई और था। तस्वीर साफ थी और यही बड़ा सुराग बन गया। एक पुलिस डिटेक्टिव ने उस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम था रोनाल्ड बेकर, जो कभी कभी ब्रू टाउन गैंग के साथ दिखता था। अब पुलिस ने फैसला किया, रोनाल्ड को बिना बताए उस पर निगरानी रखी जाएगी। वो खुद बायरन तक रास्ता दिखाएगा। एल्बुकर्की गैंग स्क्वाड ने रोनाल्ड बेकर के मोबाइल होम पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वहीं निगरानी चली। फिर एक रात एक आदमी बाहर निकला जो बायरन जैसा दिखता था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पक्की पहचान नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ा सवाल था, ट्रेलर के अंदर घुसा कैसे जाए। उसी समय एजेंसियों को एक और बड़ी खबर मिली। बायरन के एक और साथी को कारजैकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। FBI को पता था कि अगर ये आदमी इन्फॉर्मेंट बन जाए तो वो सीधा बायरन तक ले जा सकता है। स्पेशल एजेंट जॉन टैम्बर्ग कहते हैं, हमने सोचा कि हम इस पर फेडरल चार्जेस लगाएंगे। ये बहुत सख्त होते हैं। अगर वो सहयोग नहीं करता
तो बिना पैरोल के कई साल जेल में रहना पड़ता। शुरुआत में वो तैयार नहीं था। उसे डर था कि अगर गैंग को पता चला कि उसने पुलिस की मदद की तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में कोई पैरोल नहीं होता, यानी अगर वो मना करता तो सीधा लंबे समय के लिए जेल। आखिरकार उसे 2 ऑप्शन दिए गए, या तो फेडरल चार्जेस झेले या फिर मदद करे और बदले में स्टेट लेवल चार्जेस पाए जहां पैरोल का मौका हो सकता था। जेल के डर ने आखिरकार उसे तोड़ दिया और वो इन्फॉर्मेंट बन गया। प्लान साफ था, इन्फॉर्मेंट को उस ट्रेलर में भेजना था ताकि पक्का हो सके कि बायरन चबक वहीं छुपा है या नहीं। उसे कहा गया पानी मांगने का बहाना करना, थोड़ा टाइम लगाना ताकि सब नेचुरल लगे। लेकिन ये मिशन खतरनाक था। अगर अंदर मौजूद गैंग के लोगों को जरा सा भी शक हो जाता कि ये पुलिस के लिए काम कर रहा है तो उसकी जान जा सकती थी। रिकॉर्डर चालू था। जैसे ही इन्फॉर्मेंट अंदर गया, FBI एजेंट्स ने वायर के जरिए सब सुनना शुरू कर दिया। अंदर का माहौल बहुत टेंशन वाला था। इन्फॉर्मेंट ने माहौल हल्का रखने के लिए कैजुअल बातें करनी शुरू की। फिर उसने धीरे से पूछा, चुब्ब कहाँ है? अंदर से जवाब आया, पीछे कोई नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेंट को कुछ और महसूस हुआ। हल्की आवाज़ें, कुछ हलचल, जैसे कोई छुपा हो। टेंशन बढ़ने लगी तो इन्फॉर्मेंट को इशारा मिला कि अब बाहर निकलने का वक्त है। वो ट्रेलर से बाहर आ गया। पुलिस स्टेशन पर उसकी डिब्रीफिंग शुरू हुई। पीछे वाले कमरे में कुछ सुना? एक अफसर ने पूछा। हाँ, वहाँ कुछ था, इन्फॉर्मेंट ने जवाब दिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पूरा यकीन हो गया, बायरन चबक वहीं ट्रेलर के अंदर है। लेकिन पक्का सबूत मिलने तक वे ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इन्फॉर्मेंट को फिर से अंदर भेजने का फैसला किया। कपड़े बदल लें, वापस जाना पड़ेगा, अफसर ने कहा। इन्फॉर्मेंट घबराया हुआ था, पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन आखिरकार वो मान गया। इस बार अंडरकवर ऑफिसर्स पूरी तरह तैयार थे। अगर कुछ भी गलत होता तो वे तुरंत अंदर घुस जाते। इन्फॉर्मेंट फिर से ट्रेलर में गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाई मैं बहुत थक गया हूं, कहीं सोने की जगह चाहिए? अंदर से जवाब आया, हाँ भाई, सोफा पर क्रैश कर जा। इन्फॉर्मेंट बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूं, अपने दोस्तों को बोल कर आता हूं। और वो बाहर निकल गया। सीनियर इंस्पेक्टर एरिक नबोर कहते हैं, जैसे ही वो बाहर आया उसने हमें कंफर्म कर दिया, बायरन चबक उसी ट्रेलर में है। लेफ्टिनेंट टेरी वॉर्ड कहते हैं, ज्यादातर करियर क्रिमिनल्स पैरानॉइड होते हैं, उन्हें बहुत कम लोगों पर भरोसा होता है। वो हर वक्त पीछे मुड़कर देखते हैं, कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं टिकते, हमेशा छुपकर लो प्रोफाइल में रहते हैं। और जब ड्रग्स बीच में आ जाएं तो ये डर और भी बढ़ जाता है। इसी बीच एल्बुकर्की PD की स्पेशली ट्रेन्ड टैक्टिकल अरेस्ट टीम को कॉल मिलती है। उन्हें उम्मीद थी कि ये ऑपरेशन शांति से खत्म होगा, लेकिन वो हर स्थिति के लिए तैयार थे। एल्बुकर्की की गैंग यूनिट और रिपीट ऑफेंडर्स प्रोग्राम की टीमें चुपचाप ट्रेलर की ओर बढ़ती हैं, स्टेल्थ मोड में। लेकिन अंदर मौजूद लोग पुलिस के आदेश मानने को तैयार नहीं थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स को फौरन फैसला लेना था। बायरन चबक एक खतरनाक भगोड़ा था और उसे रोकना जरूरी था, किसी भी कीमत पर। डिटेक्टिव रिचर्ड लुइस पूरी रफ्तार से मौके पर पहुंचे। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने एक गाड़ी देखी और पहचान लिया कि अंदर बायरन चबक ही है। ये वही था, लुइस कहते हैं, जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। उसी पल लुइस ने फैसला किया, गाड़ी को वहीं रोकना होगा, अभी। उन्होंने अपनी गाड़ी सीधे बायरन की गाड़ी से भिड़ा दी। एक जानबूझकर किया गया क्रैश। बाकी ऑफिसर्स फौरन मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा बायरन चबक जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके पास पड़ी थी एक TC-9 सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन। बायरन को सीने में एक गोली लगी थी, लेकिन वो जिंदा था। रोनाल्ड बेकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेलर के आसपास कुछ गोलियां भी चलीं जहां लोग सो रहे थे, लेकिन चमत्कार ये कि सभी सुरक्षित थे। और इस तरह महीनों की मेहनत, पब्लिक टेंशन और डर एक डिसाइसिव अंत तक पहुंच गया। स्पेशल एजेंट स्कॉट कैम्पबेल कहते हैं, इस मिशन का यही अंजाम होना था। अच्छे लोग सुरक्षित रहे, बुरा आदमी पकड़ा गया और सब कुछ वहीं खत्म हो गया जहां होना चाहिए था। आखिर में बायरन चबक के सारे दावे झूठे साबित हुए। वो कोई रॉबिन हुड नहीं था जैसा वो खुद को बताता फिरता था। असल में वो एक हिंसक अपराधी था, लेफ्टिनेंट टेरी वॉर्ड कहते हैं, जैसा उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाता है। बायरन चबक को कई मामलों में दोषी पाया गया, जेल से भागना, बैंक लूटना, हथियार से हमला। उसकी पूरी जिंदगी अपराध के इर्द गिर्द घूमती रही। एक फेडरल जज ने उसकी पहले की 40 साल की सजा में और 40 साल जोड़ दिए, यानी अब बायरन चबक को मिली कुल 80 साल की जेल। जिस गोली ने उसे गिराया था वो उसकी क्राइम स्प्री का अंत बन गई।
बायरन उस घाव से पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन अब उसकी दुनिया सिर्फ जेल की चारदीवारी तक सीमित रह गई। स्पेशल एजेंट स्कॉट कैम्पबेल बताते हैं, इस पूरी जांच के दौरान मैंने बायरन की कुछ पर्सनल चिट्ठियां पढ़ीं। वो बहुत बुद्धिमान आदमी था। वो चाहता तो एक शांत और सफल जिंदगी जी सकता था, लेकिन ना जाने क्यों उसने बैंक लूटने की राह चुनी, और कुछ समय के लिए वो इसमें बहुत अच्छा भी रहा। लेकिन उसकी लालच और उसकी ईगो, यही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। बायरन चबक एक खतरनाक इंसान था, बिना सोचे समझे गोली चलाने वाला, जो फेडरल एजेंट्स की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन क्योंकि FBI और लॉ एनफोर्समेंट कभी पीछे नहीं हटे, आज वो आदमी किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। अब उसकी जिंदगी बस लोहे की सलाखों के पीछे कैद है। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका क्या सोच है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।